प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास सीकर, राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। मैं आप लोगों को ना एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। कुंडली विश्लेषण का जो वस्तुतः वास्तविक अर्थ है वो कुछ और नहीं है। ये मैं क्यों आप लोगों के सामने रोज उपस्थित हो जाता हूँ, क्योंकि लोग इसको पूछते ज़्यादा हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए मेरे पास सबसे ज़्यादा वेटिंग है अभी। मतलब आप इत्मीनान से अगर समझें तो आज अगर कोई इसके लिए मेरे यहाँ अपॉइंटमेंट लेता है और वो मुझे बिल्कुल छेड़े नहीं, तो उसकी कुंडली का वीडियो विश्लेषण लगभग 5 महीने बाद बनेगा। इतनी वेटिंग है, इतनी वेटिंग है। और इसी में आगे पीछे करके सबका धीरे धीरे बनता रहता है। इस वजह से अगर मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कहूँ कि अगर विलंब हो रहा है तो उसके पीछे ये बात समझ लेनी चाहिए कि कार्यक्रम को पूरा देने की कोशिश, उसमें ज़रा भी संशय नहीं कि व्यक्ति का मेल उसकी कुंडली के बैठे ग्रहों से कराया जाए। और ये कुंडली और कुछ नहीं, हमारी कुंडली के बैठे ग्रह हमारे भगवान होते हैं। सूर्य भगवान नारायण हैं, चंद्रमा भगवान कृष्ण हैं, मंगल नृसिंहावतार, बुध बौद्धावतार, गुरु वामनावतार, शुक्र परशुरामावतार, शनि कक्षप अवतार, राहु वाराहावतार और केतु मीनावतार। ये सब अवतार हैं भगवान के। अब जरा ध्यान से देखें तो आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होंगे तो क्या होगा? आपकी कुंडली में अगर सूर्य कमजोर होंगे तो आप में भगवान राम के गुण कम होंगे, वो मर्यादित थे। और अगर चंद्रमा कमजोर है तो क्या होगा? आप में भगवान कृष्ण के गुण कम होंगे। मतलब जीवन में एक पल भी शांति से नहीं बैठा, पर फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहे। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगलदेव कमजोर होंगे उसको क्या होगा? वो भगवान नरसिंह के गुणों से कम उसके अंदर उसकी तीव्रता देखी जाएगी। मतलब भगवान नरसिंह के गुण क्या थे? वो निर्जीव से भी स्वयं को प्रकट कर देते हैं। मतलब उसका पराक्रम इतना बलवान है। भगवान बुद्ध जिसकी कुंडली में कमजोर होंगे, बुद्ध जिसकी कुंडली में कमजोर होंगे, उसके अंदर समाधिस्थ होने का गुण कम होगा। मतलब बाहरी दीवार से बाहर और बाहरी दीवार के अंदर, अपनी बाउंड्री के अंदर रहे तो राजा रहे, राजकुमार रहे, और जैसे बाउंड्री के बाहर गए तो ये सन्यासी हो गए। मतलब अपने दिमाग को इस बात के लिए तैयार करना और इतना समाधिस्थ मजबूती से हो जाना कि नहीं, मेरा दिमाग राजा नहीं है, एक साधु है, एक सन्यासी है, और इतनी जो है वो गंभीरता है। तो ऐसा वो बुद्ध, उसके उसकी जन्म कुंडली में भगवान बुद्ध के गुण कम होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बल कमजोर रहेगा, वो व्यक्ति अपनी छोटी अवस्था हो या बड़ी अवस्था हो, अपने शरीर की आकृति से बड़ा और ज़्यादा ऊंचा काम कर जाता है। जैसा भगवान वामन ने किया था, बलि के समस्त साम्राज्य का दान में ले लिया था। और विद्या भी थी, क्योंकि उनके विद्या और बुद्धि से ही तो राजा बलि प्रभावित हुए थे। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्रदेव कमजोर होंगे तो वो क्या होगा? उसकी कुंडली में शुक्राचार्य, शुक्राचार्य नहीं, परशुरामावतार, उसके अंदर भगवान परशुराम के गुण कम होंगे। तो कहने का अर्थ है कि ये सब हमारे देवता जो हैं वो दूर आसमान में बैठे हैं, ग्रह के रूप में आसमान में बैठे, और हमारे शरीर के अंदर वो तत्व के रूप में, गुण के रूप में और अवगुण के रूप में विराजमान है। जैसे देवगुरु बृहस्पति हमारे अंदर मानवीय दृष्टिकोण से सत्य और शुद्धि के रूप में विराजमान है, जबकि भौतिकीय दृष्टि से देखें तो वो हमारे शरीर के अंदर कफ के सूचक होते हैं। बुद्ध जो हैं वो बाह्य आकाश में एक स्थिति बना के बैठे हैं, वो परिक्रमा कर रहे हैं, और एक बुद्ध हमारे अंदर भी बैठा हुआ है जो ग्रह के रूप में विद्यमान है, जो वात पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। और व्यवहारिक स्थिति से देखते हैं, जब उनके गुण दोषों की बात करते हैं तो हमारा इंटेलिजेंस, हमारे शरीर में, हमारे बुद्धि में, हमारी जो बुद्धिमत्ता है वो बुद्ध के रूप में विराजमान है। जो चंद्रमा बड़ी ही तीव्र गति से, द्रुत गति से
परिक्रमा करते हैं, हमारे पृथ्वी से बिल्कुल सन्निकट होकर के बैठे हैं, वो एक बाहर बैठा है, एक चंद्रमा हमारे शरीर के अंदर बैठा हुआ है जो हमें इमोशनल बनाता है, और वो हमारे शरीर में जल का कारक होता है। कितना प्रतिशत जल है आप लोग जानते हैं? 70% है ना शायद। तो हमारे शरीर में जल के रूप में उपस्थित। तो ऐसे हमारी कुंडली में ग्रह जो बैठे हैं वो इस तरीके से हमें प्रभावित करते हैं, और ये विज्ञान है। ऐसे मैं कोई हवा में बात नहीं, ऐसे कहीं का पत्थर कहीं नहीं पटक रहा हूँ, ये शास्त्र की बात है। सिद्धांत, संहिता और होरा, ये जो तीनों स्कंद हैं, वस्तुतः संपूर्ण ज्योतिष एक ही संख्या, एक ही था वो, पर उसको डिवीजन उसका इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन तीनों संकायों से हम एक एक विषयों का विस्तृत और सारगर्भित अध्ययन कर सके। और तीनों के आचार्य अलग अलग हैं। तीनों जो संकाय है, जैसे सिद्धांत, संहिता और होरा, इन तीनों के आचार्य अलग अलग हैं। जब आप आचार्य परंपरा पढ़ेंगे ज्योतिष के, तो कोई एक ऐसा आचार्य है जो सिद्धांत में उसने अपनी कलम चलाई है, लेखनी चलाई है। एक ऐसे हैं जो होरा में चलाए हैं, एक ऐसे हैं जो संहिता में चलाए हैं। तो सबके आचार्य अलग अलग हुए हैं। एक दो आचार्य ऐसे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी तीनों ही स्कंधों पे चलाई है, जैसे आचार्य वराहमिहिर, इन्होंने सिद्धांत पे भी ग्रंथ लिखे हैं, संहिता पे भी लिखे हैं और होरा पर भी लिखे हैं। तो कहने का अर्थ है यह हमारा ज्योतिष शास्त्र बड़ा विशाल है और इसमें सिर्फ आप अपने आप से मिल जाते हैं। जिसने अपनी कुंडली दिखाई वो अपने आप से मिला, और अगर आपकी कुंडली आपको नहीं समझाई गई मतलब आपको आपसे दूर रखा गया है। समस्या का हल जैसे आप अपने आप को समझ लेते हैं वैसे ही आपकी समस्या छूमंतर हो जाती है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं, सिंह लग्न की कुंडली है जो सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है, और भगवान सूर्य नारायण जो हमारी कुंडली में हमारी आत्मा के रूप में विराजमान होते हैं, हमारे आत्मविश्वास के रूप में विराजमान होते हैं, वही इस कुंडली के प्रधान देवता हैं। प्रधान देवता है या प्रधान मालिक कह सकते हैं, वो इस कुंडली के मालिक हो गए। तो सूर्य की कुंडली है और लग्न में ही चंद्रमा भी बैठे हैं। लग्न का मान 9 अंश का बना है, तो सिंह लग्न की कुंडली में और सिंह में ही राशि बन गई, मतलब चंद्रमा भी लग्न में ही हो गए और सूर्य इस कुंडली के अधिपति हो गए। तो सूर्य राशि के अधिपति और सूर्य लग्न के अधिपति दोनों एक ही ग्रह हो जाए। सिद्धांतकार लिखते हैं कि अगर लग्न का अधिपति और राशि का अधिपति दोनों एक ही ग्रह हो जाए तो जातक की सफलता सुनिश्चित है। इसको आगे और भी ज़्यादा फूल प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे जातक सफल हो सकता है। और वो अगर अपने दिमाग में कभी कभी कंफ्यूजन में गया है या जब उसे निर्णय लेने में दिक्कत हुई है तो उसका कारण क्या था, उसमें दशाओं का मुख्य रोल था या फिर उसकी कुंडली में बैठे ग्रह उससे कंफ्यूज करा रहे थे। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, 15 अंश 31 कला हस्त नक्षत्र में, तीसरा भाव खाली होगा। चौथा भाव शनिदेव का बैठा हुआ है, 24 अंश के वक्री हैं 37 कला के, ज्येष्ठा नक्षत्र में, वृश्चिक राशि में आप देख रहे हैं। पंचम स्थान के अधिपति अष्टम स्थान में बैठे हैं लेकिन स्वग्रही, इनका फल बड़ा जानने वाला होगा। छठे भाव के अधिपति चतुर्थ स्थान में बैठे हैं वृश्चिक राशि में, और चंद्रमा और शनि के साथ सूर्य, ये 3 ग्रह जन्म कुंडली के केंद्र में हो गए। उसके बाद बात करते हैं सप्तम स्थान के, तो सप्तमेश जन्म कुंडली के केंद्र में बैठे हैं। यहाँ पे भी एक सिद्धांत निकलेगा कि अगर कोई ग्रह पापक ग्रह है, केंद्र का स्वामी है और केंद्र में ही बैठा है तो वो तटस्थ हो जाएगा। ये बहुत सार्वभौमिक सर्वोच्च सिद्धांत है। केंद्र का अगर कोई पापक ग्रह केंद्र में बैठा है तो बड़ा आनंद देने वाला हो जाता है। अष्टम स्थान में गुरु स्वग्रही बैठे हैं, राहु के संग बैठे हैं, पर वहां पे गुरु चांडाल जैसी कोई स्थिति नहीं होगी। वो आयु देंगे और आपको ज्योतिष और धर्मशास्त्र, पुराण आदि का अध्ययन करने वाला बनाएंगे। साथ ही साथ व्यक्ति को दूरस्थ देखने वाला, दूरदर्शी और मुंहफट बना देते हैं, कई बार निर्लज और ढीठ भी बना देते हैं। नवम स्थान में, इसे बुरा मत मानिएगा, मतलब ऐसा होता है, मतलब ये गुण है, अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भगवान की कृपा है, पर ऐसा शास्त्रकार लिखते हैं, इस वजह से मैंने बात की। नवम स्थान पे शुक्र बैठे हैं 26 अंश 39 कला के, भरणी नक्षत्र में, अपने ही नक्षत्र में बैठा ग्रह बली होता है। ये बहुत अच्छी बात होगी जहां व्यक्ति को पद और प्रतिष्ठा और व्यापार वगैरह करना हो, कुछ काम करना हो, कुछ ऊंची शिक्षा में जानी हो तो बिल्कुल ही काम आगे बढ़ सकती है। दशम स्थान में सूर्य दिग्बली होते हैं, और षडबल में जो दिग्बल का बल होता है वो जातक की कुंडली में पंचम स्थान पे जो 6 बल होते हैं उसमें 5वें नंबर का सबसे प्रमुख बल होता है दिग्बल, जहां ग्रह बहुत ही ज़्यादा उत्तरोत्तर श्रेष्ठता से बलवान हो जाता है और अपनी दशा काल में जातक को श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है।
इसका अर्थ होगा कि वहाँ मैं बात कर रहा था डिग्री में, तो गुरु 27 अंश 33 कला के रेवती नक्षत्र में, मीन राशि में रेवती नक्षत्र आता है, और राहु 15 अंश 31 कला के उत्तरा भाद्रपद में, उत्तरा भाद्रपद भी मीन नक्षत्र में आता है, मीन राशि में आता है। उसके बाद शुक्रदेव भरणी नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसका अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठा है। ये भी बहुत जानने वाली बात होगी, जिस नक्षत्र में ग्रह बैठा उसका अधिपति केंद्र में बैठा। एकादशवें भाव में मंगल आर्द्रा नक्षत्र में 14 अंश 50 कला के साथ, जबकि बुध को पीड़ित कर रहे हैं। हालांकि स्वग्रही है, इस वजह से उनका बल कमजोर नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत परेशानी तो रहेगी। 11 अंश 42 कला आर्द्रा नक्षत्र। राहु जन्म कुंडली में गुरु के साथ बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, इस वजह से उनका परिणाम इस कुंडली को बहुत ज्यादा मजबूती से और कमजोरी से क्या देने वाला है, इसको जानेंगे। नवांश चक्र बना है मिथुन राशि का, जिसमें लग्न में सूर्य बैठे हैं, गुरु केंद्र में ही बैठ रहे हैं। दशमांशा चक्र में भी गुरु केंद्र में, नवमांशा में भी गुरु केंद्र में, लग्न कुंडली में गुरु मीन राशि में, नवांश कुंडली में गुरु मीन राशि में, और साथ ही साथ दशमांशा चक्र में मित्र की राशि में। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के लिए गुरु जो पंचम के साथ साथ अष्टम के अधिपति हैं, वर्गोत्तम हो रहे हैं। ये अच्छी बात है। उसके बाद सूर्य यहाँ भी लग्नेश होकर के केंद्र में बैठे थे, यहाँ भी जन्म कुंडली में पराक्रमेश होकर के केंद्र में बैठे हैं, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद गुरु ठीक हो गए, सूर्य ठीक हो गए, चंद्रमा यहाँ सिंह राशि के बैठे हैं, नवांश चक्र में वो चंद्रमा मेष राशि के बैठ रहे हैं, यानी कि ये भी एक अच्छी बात ही बना रहे हैं। दशमांशा चक्र वृश्चिक का बना है, जो यहाँ के सुख भाव के स्वामी है वो यहाँ के लग्नेश बन रहे हैं, लेकिन 12वें हैं। शुक्र जन्म कुंडली में 12वें भाव के अधिपति होकर के बैठे हैं। ये सामान्यतया इसका भी अर्थ बताऊंगा। गुरु और चंद्रमा दशम स्थान में, ये ग्रह की स्थिति बन रही है दशमांशा चक्र में। आइए अब आपका परिचय इनकी कुंडली के पंचांग से करा देता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं जातक की जन्म कुंडली के पंचांग से कितना सपोर्ट उसे मिल रहा है और क्या क्या उसके प्रभाव हो रहे हैं। जन्म होता है ज्येष्ठ माह में। ज्येष्ठ माह में जन्मे लोगों को धन बचाने की कला बहुत अच्छे तरीके से आती है, साथ ही साथ उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी बहुत अच्छे तरीके से आता है। इसका अर्थ है कि अगर आपको क्रोध ज़्यादा या जल्दी आ रहा है तो हमें उस पर नियंत्रण रखने का बल हमारे परमात्मा ने हमें दे रखा है, बस हमें उसे पहचानने की आवश्यकता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे लोगों को घर से दूर जा कर के धन कमाने की आवश्यकता होती है। शुक्ल पक्ष के सप्तमी तिथि के जो चंद्रमा होते हैं वो पापक होते हैं, और ये चंद्रमा कई बार जातक को प्राइवेट नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय करवाते हैं। मघा नक्षत्र वस्तुतः ये सिंह राशि का नक्षत्र है, सिंह राशि के अंतर्गत आने वाला नक्षत्र है। इसके देवता, वैसे तो ये केतु का नक्षत्र है, पर इसके जो देवता होते हैं वो हमारे पितर लोग होते हैं। अर्यमा नाम के पितर इस मघा नक्षत्र के देवता हैं। ऐसी अवस्था में कि जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, उन्हें ओम अर्यमणे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए, या ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। साथ ही साथ भृंगराज की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए शनिवार के दिन। संभवतया अगर हो सके तो अपने पितरों के नाम पर त्रिपिंडी श्राद्ध और पिंडदान, तर्पण आदि आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अमावस्या को ब्राह्मण को अनाज या मछलियों को दाना, पशु पक्षियों की सेवा आदि अमावस्या को और ब्राह्मणों की सेवा जरूर करनी चाहिए। इसके बाद अगर बात करते हैं तो जन्म है व्याघात योग गरकर्ण, क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में परोपकार की भावना भी है, सुरक्षात्मक दृष्टिकोण भी है। क्षत्रिय वर्ण और राक्षस गण के कारण व्यक्ति में तामसिक और राजसिक प्रभावों के गुण देखने को मिलते हैं, मतलब वो इनसे प्रभावित होता है। तामसिक गुणों के कारण व्यक्ति में मारो काटो छीनो झपटो ऐसा गुण, और राजसिक गुणों के कारण व्यक्ति में खाओ पियो मौज करो इस तरीके का सिद्धांत उसके स्वभाव में देखने को मिलता है, जिसमें कई बार उसको बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी होते हुए भी देखा जाता है। ये आपकी कुंडली का पंचांग था। अब आगे आपका परिचय आपकी कुंडली में चंद्रमा से सभी ग्रहों के संबंध पे कर देते हैं। जैसे सबसे पहले चंद्रमा सिंह राशि और सिंह लग्न में बैठे हैं। लग्न का मान 9 अंश है। इसे प्रबुद्ध लग्न तो नहीं कहेंगे, पर सामान्यतया प्रौढ़ अवस्था का लग्न कहेंगे। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास आयु और गुण दोष बने रहते हैं, और वो निश्चित रूप से आक्रामक रवैया अपनाने वाला, थोड़ा कठोर, जिद्दी, एक संतति वाला, शुद्ध तरीके से शुद्ध अंतःकरण वाला, बिना किसी को कष्ट दिए अपना काम निकालने वाला, कभी भी समझौता न करने वाला होता है। इसके अतिरिक्त सिंह राशि और सिंह लग्न ये स्थिर प्रकृति की राशि है, तो व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा
उतार चढ़ाव नहीं आता, स्थिरता प्रायः बनी रहती है। धन कमाने के लिए भी वो प्रायः एक ऐसे व्यवसाय का चयन करना चाहता है जहाँ से उसे नियमित रूप से एक आमदनी बंधी हुई मिल जाए। ऐसे लोग जो मघा नक्षत्र में जन्मे हैं और जो इस कुंडली के ग्रह बैठे हैं, शनि मंगल का प्रभाव, जन्म कुंडली के छठे भाव, शनि की तीसरी दृष्टि, मंगल की 8वीं दृष्टि और लग्न में चंद्रमा मघा नक्षत्र के, ऐसे लोगों को चमड़े से संबंधित काम हो सकता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम हो सकता है, सर्जिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऑपरेशन से संबंधित सारे काम, उसके बाद गैस एजेंसी, लेखा जोखा का काम, मतलब जैसे हिसाब किताब करना, ये सब काम आपकी कुंडली में बनते हैं। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में कृषि संयंत्र से संबंधित काम और ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित काम भी करने को बन रहा है। इसके साथ साथ अगर बात बन पड़े तो आपको स्वतंत्र व्यवसाय के बारे में निश्चित रूप से सोचना चाहिए। इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है कि आप व्यापार करेंगे तो सफल होंगे। चंद्रमा अगर लग्नेश और राशिश दोनों एक ही ग्रह हो जाता है तो व्यक्ति को सफल होते देखा जाता है और उसको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं भी करनी पड़ती है। द्वितीय भाव में जो केतु बैठे हैं, पहले एक बार ग्रहों का वो बता देते हैं। तो चंद्रमा से जो केतु द्वितीय भाव में बैठे हैं, ये व्यक्ति को धन कमाने के लिए मशक्क़त करवाते हैं, या ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा से द्वितीय भाव में केतु पहले अनुभव देते हैं, उसके बाद धन देते हैं। मतलब एक वक्त तक व्यक्ति को धन कमाने के लिए पहले अनुभवों को स्वीकार करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, परिस्थिति को जांचना पड़ता है, उसके बाद उसके पास एक धन आता है। धन से ज़्यादा उसके पास एक्सपीरियंस होता है। प्रायः आपने देखा होगा कि एक अच्छी खासी स्थिति है, जानकारी है, नॉलेज उसके पास बहुत अच्छा है, पर फिर भी वो उतना धन नहीं कमाया है जितनी उसके पास योग्यता थी। इसका अर्थ ये नहीं कि हम उस व्यक्ति से घृणा करें या ऐसी कुछ बात है, पर हाँ, ऐसी स्थितियाँ क्यों होती हैं तो आपकी कुंडली के बैठे ग्रहों के कारण। जब आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आती है। इसका एक निदान, इसका अर्थ क्या है कि हमारे जीवन की स्थिति ऐसी है, मतलब हमें एक्सपीरियंस गेन करने से अपने आप को रोकना नहीं चाहिए। हमारे पास अनुभव है, हम उस अनुभव से दूसरे की मदद करके भी धन कमा सकते हैं। मतलब हम अपने एक्सपीरियंस से ही गेन करेंगे। उसके बाद चंद्रमा से चौथे भाव के जो शनि हैं और चतुर्थेश जो एकादशवें भाव में बैठे हैं, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा पे अगर शनि बैठेंगे तो दशम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, तो इस अवस्था में व्यक्ति को कई बार संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और सिंह लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव सप्तम के साथ साथ छठवें भाव के स्वामी होकर के यहाँ व्यक्ति को सरकारी संपत्ति, सरकारी टेंडर, सरकारी मुलाजिमों से जोड़ करके भी काम करते हुए देखा जाता है। मतलब वो कई बार कानून का विशेषज्ञ हो या कानून का जानकार हो, ऐसे लोगों से जोड़ करके भी वो कई बार धन कमा सकता है। साथ ही साथ मार्केटिंग वगैरह की पॉलिसी तैयार करना, एड एजेंसी चलाना और इसके साथ साथ अपने आप को प्रस्तुत करना बहुत मजबूती से, किसी विषय को लेकर के लेखक हो जाए, अपनी लेखन शक्ति से लोगों को अपने फेवर में करे, इस तरीके की बातों से व्यक्ति धन यहाँ भी कमा सकता है। जबकि चंद्रमा पे शनि की दृष्टि व्यक्ति को गंभीर बुद्धि का बनाएगी और चंद्रमा से चौथे भाव के शनि व्यक्ति के मन बुद्धि को भ्रमित करते हैं। जब भी ये दशा एक्टिव होगी या जब कभी भी ये ग्रह एक साथ एक्टिव होंगे तो उस व्यक्ति के जीवन में निर्णय लेने की समस्या वो पूरे टाइम फ्रेम में गड़बड़ होगी। या चंद्रमा में शनि का अंतर हो या चंद्रमा से शनि चौथे भाव में जब बैठते हैं तो व्यक्ति के डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को कमज़ोर करते हैं। वहीं चंद्रमा से छठे भाव में गुरु जो बैठे हैं वो व्यक्ति को ऑप्टिमिस्टिक विचारधारा वाला बनाते हैं, या फिर वो व्यक्ति थोड़ा समझदार होता है, परिस्थिति को समझने की पूरी योग्यता और क्षमता रखता है और विषम से विषम परिस्थिति में हार नहीं मानने वाला होता है। जबकि उसी चंद्रमा से अष्टम भाव में जो राहु बैठे हैं वो व्यक्ति के दिमाग को घर से दूर ले जाने की स्थिति में लेके जाते हैं, जहाँ व्यक्ति को मन करता है कि वो घर से दूर चला जाए। चंद्रमा से नवम स्थान में शुक्र व्यक्ति को सुंदर दाम्पत्य और सुंदर संतति देते हैं। साथ ही साथ उसका धन सही जगह पे खर्च होता है, वो कभी भी विवेकवान ही बना रहता है, विवेक शून्य नहीं होता। जबकि चंद्रमा से दशम स्थान के सूर्य व्यक्ति के ज्ञान, विद्या, बुद्धि, विवेक, तर्क और सामर्थ्य को कमज़ोर कर देते हैं, निचोड़ देते हैं। या ये कहेंगे कि मैंने इस पे कार्यक्रम बनाया था, आचार्य पाराशर का ये सिद्धांत है कि चंद्रमा से दशम स्थान में या केंद्र में जब सूर्य बैठ जाते हैं चौथे, सातवें, दसवें, तो व्यक्ति अपने उपस्थित बुद्धि और विद्या विवेक का वक्त पड़ने पे
इस्तेमाल नहीं करता या कई बार उसका वो उपभोग या सुख प्राप्त नहीं कर पाता है। जब ये ग्रह दशा में एक्टिव होंगे तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। चंद्रमा से एकादशवें घर में बुध व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं अपनी दशाओं में, लेकिन चंद्रमा से एकादशवें घर में मंगल जो बैठे हैं उसके आधार पर व्यक्ति की इच्छा सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है और वो गंभीर लोगों से मैत्री करता है। मामा मामी, नाना नानी, छोटे भाई बहन, इन सब का सुख उसे मिलता रहता है। बस उसकी लड़ाई कई बार स्वयं के सिद्धांतों से ही होने लगती है। तो मैंने ये आपको बताया कि चंद्रमा से सभी ग्रहों के साथ जो ग्रहों का संबंध बन रहा है वो कैसा बन रहा है। अब एक एक नक्षत्र की बात करते हैं। तो मैंने आपसे इतनी बात की, अब एक एक ग्रहों को समझते हैं कि वो ग्रह उस नक्षत्र में बैठ करके किस तरीके से जातक को प्रभावित कर रहे हैं और किस तरीके का नेचर दे रहे हैं। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात होगी। सूर्य रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, उस नक्षत्र का अधिपति लग्न में बैठा है और उस सूर्य के ऊपर केतु और शनि की दृष्टि है। उस सूर्य के ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, जबकि सूर्य लग्नेश होकर के छठवें और सप्तम भाव जो इस कुंडली के मारक भाव हैं, सूर्य के प्रबल शत्रु शनि से दृष्ट हैं। इसका फायदा क्या होगा पहले ये जान लेते हैं। व्यक्ति अपने आप को प्रसिद्ध बनाना चाहेगा, जबकि नुकसान हड्डियों का रोग और वात की समस्या, छाती में दर्द, पीठ में दर्द और कई बार व्यक्ति को दकियानूस बनते देखा गया है। मतलब वो रूढ़िवादियों में विश्वास करने वाला भी हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे व्यक्ति एक पक्षीय विचार करने वाला भी हो जाता है। कुछ ऐसे प्रमुख बिंदु बनेंगे जहाँ व्यक्ति सिर्फ एक तरीके से उसको देखना चाहेगा। दोनों पक्षों का समायोजन करना उसे थोड़ा कम आता है, या ये कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छे तरीके से एनालिटिकल व्यू के साथ किसी भी विषय को नहीं देख पाता है। ये सूर्य के ऊपर शनि की दृष्टि के कारण होता है। दूसरा, अगर चंद्रमा की बात करते हैं तो वो चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठे हैं और उस पे शनि की दृष्टि है। साथ ही साथ अन्य किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्न पे किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। लग्नेश पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होने के कारण व्यक्ति यथार्थवादी हो जाता है या कई बार प्रैक्टिकल होता है, कठोर, जिद्दी और मलिन विचारों का हो जाता है। मलिन मतलब कभी कभी दुख देने वाला, अपने आप को भी दे सकता है, अपने संबंधियों को भी दे सकता है और कई बार अपने आसपास पड़ोस के लोगों को भी दे सकता है। मतलब कई बार उसके दिमाग में ईर्ष्या, द्वेष या छल कपट जैसे भाव भी देखने को मिल सकते हैं। वो चंद्रमा अगर मघा नक्षत्र में बैठे हैं तो व्यक्ति को कई बार कुछ ऐसी बीमारियां दे जाते हैं जो प्रत्यक्षतया व्यक्ति न तो किसी को दिखा सकता है और न किसी को बता सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को जननांगों से संबंधित समस्या, स्किन डिजीज और कई बार ब्लड इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ता है। वायरल इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है। मंगल की बात करेंगे तो 14 अंश के साथ नीचाभिलाषी हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध वहीं बैठे हैं, इस वजह से उनको टैकल करेंगे, लेकिन बुध कम से कम मंगल के प्रभाव में जरूर आएंगे। और जरा ध्यान से देखेंगे तो मंगल वहाँ 14 अंश के अवस्थागत बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, उन पे भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका अर्थ होगा कि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में होने के कारण, राहु और केतु के एक्सिस में होने के कारण, क्यों कह रहा हूँ एक्सिस, क्योंकि राहु 10वें और केतु 4थे, तो ये इनके एक्सिस में आ गए। इसका अर्थ होगा कि मंगलदेव आपको राहु की दशा अंतरदशा में या ऐसे भी बाय नेचर आपको थोड़ी जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति वाला, इंतजार नहीं करने वाला या शठ बुद्धि का, या कई बार व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को न देखे और वर्तमान पे ही फोकस बढ़ा करके काम करने वाला हो जाता है। इस अवस्था में कि मंगल आर्द्रा नक्षत्र में भेजे हैं या बैठे हैं तो जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति आती है या व्यक्ति का दिमाग कई बार लगातार एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा। वो मंगल आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं और राहु अष्टम भाव में गुरु के संग बैठे हैं। इस अवस्था में व्यक्ति की दिलचस्पी प्रायः ज्योतिष, ऑकल्ट साइंस के तरफ या छुपी हुई वस्तुओं के तरफ या जो विषय दिख नहीं रहा उसको जानने की कोशिश में अपनी ऊर्जा और समय को नष्ट भी करते देखा जाता है। वहीं बात अगर बुध की करेंगे तो बुध भी आर्द्रा नक्षत्र में बैठ करके दिमाग को इधर उधर अस्त व्यस्त और बहुत सारे कैलकुलेशन करने वाला बना रहे हैं। उस बुध के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है।
इसका हालांकि पाद दृष्टियां पड़ती हैं, पर उनके प्रभाव लगभग कई बार बहुत कमज़ोर या ना के बराबर देखने को मिलते हैं। हालांकि शास्त्रकारों ने इसे ना के बराबर नहीं कहा है, पर उसका अन्वेषण करना बड़ा कठिन हो जाता है। उसके बाद अगर गुरु की बात करते हैं तो गुरु के ऊपर भी किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। मतलब गुरु भी अकेले बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ व्यक्ति के कफ को परेशान करते हैं। रेवती नक्षत्र में होने के कारण कई बार पाद तल परेशानी में जाता है, मतलब सुपलियों में दर्द हो, जांघों में दर्द हो, पैरों के टखनों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो, और कई बार ऐसी बीमारी हो जाए जो लंबे समय तक व्यक्ति को परेशान कर सकती है। हालांकि व्यक्ति की आयु निश्चित बहुत अच्छी है, मृत्यु बड़ी सुखद होगी, लंबे समय तक व्यक्ति की आयु का लाभ व्यक्ति को मिलता रहेगा। वो गुरु जो रेवती नक्षत्र में बैठे होने से और बुध अपनी राशि में अगर बैठे हैं तो इसका स्पष्ट उदाहरण बन जाएगा कि जातक कृतज्ञ होगा, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, पूर्वजों को प्रणाम करने वाला, दान पुण्य करने वाला, और किसी भी अवस्था में अपने मित्रों से लाभ प्राप्त करने वाला भी होता है। उसके जीवन में न्याय और अनुभव दोनों ही देखने को मिलते हैं। बात होगी शुक्रदेव की, तो शुक्रदेव मेष राशि में बैठे हैं। शुभ ग्रह का विषम संख्या की राशि में बैठना ठीक नहीं होता। पापक ग्रह का विषम संख्या की राशि में बैठना ठीक नहीं होता। दोनों ही ग्रहों का, मतलब शुभग और पापक, इन दोनों ही ग्रहों का सम संख्या की राशि में बैठना सामान्यतया ठीक हो जाता है कुछ मामलों में। तो शुक्र शुभ ग्रह हैं, भाव में तो अच्छे बैठे हैं। सिंह लग्न की कुंडली के लिए दशमेश और तृतीयेश होते हैं। अष्टम भाव में नहीं बैठे हैं, भाग्य में बैठे हैं, तो इन सब का सुख तो मिल जाएगा, क्योंकि केंद्र का अधिपति त्रिकोण में बैठा, लग्नेश दशम स्थान में स्वाभिमानी बना रहे हैं। तृतीय भाव का स्वामी भाग्य में बैठ करके तृतीय को वापस देख रहा है। जरा ध्यान से देखेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव को पापकर्त्री लगा है, क्योंकि शनि वक्री हैं, तो इनकी गति तीसरे भाव को प्रभावित करेगी। और जन्म कुंडली के तीसरे भाव के अधिपति जब यहाँ देखेंगे तो उनके ठीक पीछे गुरु और राहु बैठे हैं, जो कभी कभी बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ पे विषम संख्या की राशि में बैठना और इस भाव के अधिपति का, भाग्य भाव के अधिपति का लाभ में जाना कई बार भाग्य और व्यक्ति के सांसारिक सुखों के प्रति रवैया को कमज़ोर करते हैं, या सांसारिक सुखों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जितनी बार मेहनत करता है उसमें उसको अधिक चलना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शुक्र तृतीय भाव के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे राहु बैठे हैं, उनके उस भाव का अधिपति नीचा विलासी है, और भाग्य भाव के स्वामी का यहाँ जो शुक्र परिणाम कर रहे हैं, बहुत ध्यान से समझिए, कैलकुलेटिव है ये बात। यहाँ जो शुक्र परिणाम कर रहे हैं वो अपना नहीं कर रहे, या स्वतंत्र होकर के अपना परिणाम नहीं कर रहे। यहाँ पे इनका जो फलादेश होगा, ये पीछे बैठे राहु गुरु और आगे बैठे मंगल बुध के ऊपर डिपेंड होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि भाव का अधिपति जहाँ बैठा है उसके ठीक पिछले भाव में कौन बैठा है, और साथ ही साथ इसका बल कितना बल रहा है। तो किसी भी भाव का तीसरा जो होता है वो उसका पराक्रम पराक्रम का बल होता है, उसमें साहस एनर्जी डालता है। इस भाव का अधिपति तीसरे भाव में बैठ करके नीचा विलासी होकर के कमज़ोर होने के कारण दिमाग तो है, बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छी है, काम भी मिला हुआ है, पर व्यक्ति के पास जितनी एनर्जी है वो वक्त भी इतने पे उसको समझ में आता है, मैं इस समय को ऐसे यूटिलाइज कर सकता था, मैं इस काम में ये समय पे ये काम कर सकता था। मतलब वक्त पे चीज़ें दिमाग में नहीं आती हैं। वक्त बीतने के बाद उसको लगता है ओह रे, मैं अगर उस व्यक्ति को इस तरीके से जवाब देता तो मैं हाजिर जवाब होता, मैं उस वक्त पे अगर ये निर्णय ले लेता, ये काम कर लेता, तो उस समय की स्थिति ही बड़ी अच्छी होती। तो ये जो व्यक्ति के मन स्थिति की बात जो कुंडली आपको बता रही है वो इसके ही कारण हो रहा है। तो मंगल आपको इस तरीके से डिग्रेडेशन में लेके जा रहे हैं, और शुक्र आपकी कुंडली में इस तरीके से आपके भाग्य को संघर्ष दे रहे हैं। शनिदेव की बात करेंगे, ज्येष्ठा नक्षत्र में 24 अंश पे फ्लक्चुएशन तो नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे वक्री होने के कारण तृतीय भाव को परेशान जरूर करेंगे। इस कारण से हालांकि तीसरे भाव में शनि का प्रभाव, तीसरे भाव के अधिपति का भाग्य में जाना, और जन्म कुंडली के सप्तम और छठवें भाव के स्वामी का छठवें भाव को देखना, मंगल का प्रभाव, केतु का प्रभाव। इसका अर्थ क्या है कि जन्म कुंडली का छठा भाव सबसे ज़्यादा दृष्ट ग्रहों से युक्त है।
मतलब जन्म कुंडली का जो छठा भाव है उस पे शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि और केतु की दृष्टि। बाकी इसके अतिरिक्त अगर आप बात करते हैं तो जन्म कुंडली का लग्न जिस पे शनि की दृष्टि जा रही है, और जन्म कुंडली का दूसरा भाव जिस पे गुरु की दृष्टि, राहु केतु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, यानी कि 2 से 3 भाव ऐसे हैं जो बहुत सारे ग्रहों की दृष्टियों को लेकर के बैठे हैं और अपनी दशा काल में धन परेशान करेगा, अपनी दशा काल में आपका स्वास्थ्य परेशान करेगा, और अपनी दशा काल में आपकी कुंडली का जो चिंतन है, जो गड़बड़ है, वो चिंतन जो है वो नींद का कारण मृत्यु और मृत्यु का कारण वो परेशान करेगा। मतलब एनर्जी कहाँ से सबसे ज़्यादा जो है वो डेविएट हो रही है? जन्म कुंडली के दूसरे भाव पे बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि के कारण, मंगल गुरु के कारण, जन्म कुंडली के छठे भाव पे शनि मंगल राहु केतु के कारण, और साथ ही साथ जन्म कुंडली के अष्टम भाव पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रह बैठे हैं। उस भाव से केंद्र में बहुत सारे ग्रह बैठे, उस भाव से त्रिकोण में बहुत सारे ग्रह बैठे हैं ना। इस भाव के अधिपति जो होते हैं वो यहीं बैठे। इसका अर्थ है, अब जरा ध्यान से देखेंगे तो इस कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मजबूती से परिणाम करने की इच्छा रख रहे हैं। एक बुध और दूसरे गुरु, पर दोनों ही कहीं ना कहीं परेशान हैं। बुध मंगल के कारण परेशान हो रहे हैं और गुरु राहु के कारण परेशान हो रहे हैं। तो शक्ति आपको परमात्मा ने दी है, पर राष्ट्रपति की भांति आपसे छीन ली भी गई है। एनर्जी है बुध के पास, वो अपनी राशि का बैठा है, उसको नुकसान नहीं करेगा, पर कहीं ना कहीं उनका घर्षण तो है। उसी तरीके से गुरु जो हैं वो राहु के साथ बैठे हैं, राहु उनको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी गुरु एक दुर्गंध युक्त ग्रह के साथ बैठे तो हैं। तो इस कारण से सामान्य बात है कि ये ग्रह यहाँ होता तो बहुत अच्छा होता, पर ये यहाँ है तो इस कुंडली के लिए कई बार वो दोषयुक्त भी हो जाते हैं। चूंकि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, शनि के ऊपर राहु और गुरु की दृष्टि है, इस कारण से शनि चंद्रमा, शनि राहु, शनि गुरु, चंद्रमा गुरु, इनकी दशाएं जातक को कष्ट देने वाली हो जाएंगी। अब बात करते हैं कौन से ग्रह अपनी दशा काल में, चाहे वो अंतर दशा में हो, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, प्राणांतर में किस तरीके का सकारात्मक नकारात्मक परिणाम करेंगे। सबसे पहले बात होगी ग्रहों के राजा सूर्य की। अब आप इससे ये जान लेंगे कि आपको कौन सी दशा चल रही है, और जो दशा चल रही है उस दशा काल में वो ग्रह किस तरीके का परिणाम करेगा। बस आपको सिर्फ अब ये देखना होगा कि आपको कौन सी दशा चल रही है। क्लियर है? तो सूर्य लग्न कुंडली में वृष राशि में दिग्बली 18 अंश के बहुत अच्छी स्थिति, शनि से और केतु से दृष्ट, थोड़ा कन्फ्यूजन देंगे या भ्रम बढ़ा देते हैं कई बार कारोबार, व्यक्तित्व, चिंतन आदि में। नवांश कुंडली में वो ग्रह लग्न में बैठा है मिथुन राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में कर्क राशि में दशमेश होकर के बैठ रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि ये सूर्य आपको अपनी दशा काल में आपके पर्सनल बिहेवियर पे विचार करने को कहेंगे, जबकि दाम्पत्य वगैरह के मामले में या ये ग्रह आपको अपनी दशा काल में धनदायक होगा। और इतना ही नहीं, सूर्य की दशा में अच्छा पद प्रतिष्ठा और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। चंद्रमा मघा नक्षत्र में बैठे हैं और सिंह राशि के बैठे हैं। लगभग नौमांश चक्र की जो स्थिति बन रही है, अश्विनी नक्षत्र में मेष राशि में बैठ रहे हैं, दशमांशा चक्र में सिंह राशि में बैठ रहे हैं, उसके आधार पर ये ग्रह आपको यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, संतान, भवन, भूमि, वाहन, नेक्स्ट लेवल की तैयारियां और ऊंचे पद आदि की प्रतिष्ठा की प्राप्ति करा रहे हैं। भाग्य और पितरों का लाभ भी चंद्रमा की दशा में मिलेगा। मंगल मिथुन राशि में बैठे हैं 14 अंश के आर्द्रा नक्षत्र में। नवांश कुंडली में वो कुंभ राशि में जा रहे हैं, दशमांशा चक्र में वो मंगल तुला राशि के जा रहे हैं। इस वजह से मंगल की दशा आपके पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जबकि प्रोफेशनल करियर के लिए थोड़ी कमजोरी पैदा करेगी। इतना ही नहीं, मंगल की दशा आपको संतान, दाम्पत्य, विवाह, करियर, व्यापार, इन सभी चीज़ों में उन्नति देगी। भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख बढ़ा सकती है। और वही मंगल कई बार आपके विवाह में, मतलब दाम्पत्य में मतभेद पैदा करने वाले हो सकते हैं और कई बार अतिरिक्त व्यय भी जोड़ सकते हैं। उस समय कारोबार में थकान महसूस होगी। बुध देव की बात अगर करेंगे तो आर्द्रा नक्षत्र में मिथुन राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो मकर राशि में, जबकि दशमांशा चक्र में कन्या राशि में जा रहे हैं। इस वजह से बुध अपनी दशा काल में कई बार वात, पित्त, कफ जनित बीमारियां देंगे। हो सकता है कि बुद्धि में बहुत सारे तर्क वितर्क पैदा हों, उस समय निर्णय लेने में सावधानी बरतनी होगी। उसी बुध की दशा में कई बार दाम्पत्य और पत्नी के साथ मतभेद में कमजोरी और कई बार ससुराल वालों से मतभेद बढ़ेगा, जबकि व्यापार और पार्टनरशिप में भी कई बार कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। वहीं बुध आपको दशमांशा चक्र के आधार पर जिस स्थिति में बैठे हैं, आपके कारोबार को एस्टेब्लिशमेंट भी देने में सहायक होंगे।
जबकि देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में 27 अंश के रेवती नक्षत्र पे ढलान पे हैं। नौमांश चक्र में वो वर्गोत्तम हो रहे हैं और दशमांशा चक्र में मित्र की राशि में। इसके आधार पर यह बात कही जा सकती है कि आपकी कुंडली में गुरु सर्वोत्कृष्ट सबसे अच्छे परिणाम देने वाले ग्रह बन रहे हैं। जन्म कुंडली का योग कारक ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण से संबंध बनाएगा तो और भी अच्छी बात हो जाती है। इसमें एक बात और भी स्वीकार करना होगा कि ये गुरु आपको संतान से सुख, संतान को प्रगति, संतान का परिणाम, मानसिक सुख, मानसिक शांति, यश, मान, पद, प्रतिष्ठा, भवन, भूमि, वाहन आदि का सुख देंगे, जो भी आपको सांसारिकता में देखने को मिल रहा है। शुक्रदेव आपकी कुंडली में मेष राशि में बैठे हैं। नवांश कुंडली में वो वृश्चिक राशि में जा रहे हैं और दशमांशा चक्र में वो ग्रह धनु राशि में शत्रु की राशि में शत्रु से दृष्ट है। हालांकि गुरु की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, जहाँ के अधिपति उसे देखेंगे तो शुक्रदेव अपनी दशा काल में कम से कम आपको विदेशों से धन संपर्क तो बढ़ा करके देते हैं, लेकिन एक बात और भी होगी कि उस शुक्र की दशा में कई बार आपका स्वास्थ्य कमजोर रहेगा, कई बार शुक्र की दशा में ऋण लेना पड़ सकता है और कई बार भाई बहनों से मतभेद या अनुभवों की कमी भी देखने को मिलेगी। शनिदेव आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में बैठे हैं, 24 अंश के वक्री हैं। उनका परिणाम शिफ्ट नहीं करेगा, मतलब वो दशम स्थान में ही, चतुर्थ स्थान में ही बैठे रहेंगे। नौमांश चक्र के आधार पर वो ग्रह आपको भवन, भूमि, वाहन का सुख देगा और कई बार आपकी स्थिरता और गंभीरता को बढ़ाने वाला और यश, मान, पद, प्रतिष्ठा में कमजोरी देने वाला या कई बार घर्षण देने वाला हो सकता है। जब उसी शनि की महादशा में बुध का अंतर हो या बुध की महादशा में शनि का अंतर प्रत्यंतर होगा तो कई बार बुध भी परिणाम में कमजोर हो जाएंगे। इतना ही नहीं, उसी सूर्य की महादशा में जब कभी भी चंद्रमा का अंतर आएगा या चंद्रमा की महादशा में जब कभी भी शनि का अंतर आएगा तो मानसिक भ्रम की स्थिति बनेगी, निर्णय लेने में परेशानी होगी। राहुदेव आपकी कुंडली में सामान्यतया भाव के अधिपति के साथ अगर बैठे हैं तो ठीक है, अगर वहाँ गुरु नहीं बैठे होते तो गड़बड़ हो जाता। हालांकि वहाँ पे गुरुदेव बहुत अच्छी स्थिति में है, डील वहाँ पे गुरुदेव की ही चल रही है, इस वजह से राहु से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पर ये आपको बहुत ज़्यादा सोचवाने पे विवश कर देते हैं। धन कमाने के लिए व्यक्ति को संघर्ष और मेहनत भी दशा काल में करवाते हैं। एक एक ग्रह की बात हो गई। अब बात करते हैं मारक, अकारक और कारक। सिंह लग्न की कुंडली के लिए प्रमुखतया सभी जातकों की कुंडली जो सिंह लग्न के हैं उनके लिए गुरु, सूर्य और मंगल महत्वपूर्ण ग्रह बनते हैं। पर यह बात इस बात पर निर्भर करेगी कि उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए वो तीनों ग्रह कैसे बन रहे हैं। तो इस व्यक्ति की कुंडली के लिए गुरुदेव रोग देने वाले बन रहे हैं और कई बार घर्षण पैदा करने वाले, पाप कराने वाले भी बन रहे हैं। वहीं पे सूर्यदेव इस कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह होकर के भूमि तत्व की राशि में बैठ करके अपनी एनर्जी को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति स्वाभिमानी रहेगा और काम उसके पास हमेशा रहेगा। ये यहाँ से भी नजर आ रहा है। द्वितीय भाव के अधिपति दशम भाव में बैठे हैं। उसके बाद जब हम मंगल की बात करते हैं तो मंगल इस कुंडली के भाग्य और चतुर्थ के अधिपति होकर के केंद्र और त्रिकोण के अधिपति होकर के मंगल इस कुंडली के लिए सर्वाधिक उत्कृष्ट ग्रह माने जाएंगे, क्योंकि पंचमेश के साथ साथ गुरु अष्टमेश भी हो जाते हैं। इस वजह से उनको एक बुरा भाव भी मिलता है, तो इस कारण से कई बार गुरु पाप कर्म भी करवाएंगे, लेकिन मंगल को दोनों ही घर अच्छा मिला हुआ है। इस वजह से मंगल इस कुंडली में सरकार, सरकारी संपत्ति, भवन, भूमि का सुख और इन सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे। पर नीचाभिलाषी हैं, इस कारण से कभी कभी व्यक्ति जल्दबाजीपन में आकर के निर्णय ले सकता है, हमें वहां से सावधान होना होगा। बात अगर करेंगे राहु की, तो राहु और शनि जन्म कुंडली के सप्तम और छठे भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ में बैठे हैं, लग्न को देख रहे हैं यानी कि चंद्रमा को देख रहे हैं जो 12वें भाव का स्वामी है, और राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे और चतुर्थ भाव के साथ साथ 12वें भाव के ऊपर भी है। तो यानी कि राहु में चंद्रमा, राहु में शनि, राहु में गुरु, ये सब जो दशाएं होंगी वो जातक को कष्ट देने वाली होंगी और मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली हो जाएंगी। द्वितीय भाव में केतु बैठे हैं, द्वितीय बुध मंगल के साथ बैठा है, द्वितीय भाव के अधिपति शुभ ग्रह मंगल के साथ बैठे हैं, उनके ठीक पीछे सूर्य, और द्वितीय भाव के अधिपति पे किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। इस वजह से इस कुंडली के लिए बुध भी मंगल की दशा अंतरदशा में, राहु की दशा अंतरदशा में, बुध मंगल राहु शनि ये जब कभी भी एक्टिव होंगे तो ये प्रबल मारक ग्रह की भूमिका में आ जाएंगे। द्वितीय अगर क्या कहा, सप्तमम मारक स्थानम तस्मातु प्रबलम धनम। सप्तम स्थान मारक होता है, लेकिन उससे ज्यादा प्रबल मारक द्वितीय स्थान होता है, और खास करके जब द्वितीय भाव के स्वामी पापक ग्रहों से संपर्क कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा प्रबल मारक हो जाते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर द्वितीय भाव के स्वामी मंगल के साथ बैठे हैं, राहु और केतु के एक्सेस में हैं, किसी शुभ ग्रह का उन पर प्रभाव नहीं है, मंगल नीचा विलासी होकर के, तो मंगल बुध राहु शनि ये मारक ग्रह इस कुंडली के बनेंगे। जबकि कुंडली में सामान्यतया सूर्य, शुक्र, चंद्रमा आदि, शनि भी काफी हद तक कुछ अच्छे परिणाम करते हुए नजर आएंगे। होरा चक्र के आधार पर आपसे आपकी कुंडली के बारे में अगर बात करता हूं तो
मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सारे ही ग्रह मेहनत कराने वाले स्थिति में लेके जा रहे हैं। संतान का सुख आपकी कुंडली में 100% अच्छा है। भवन, भूमि, वाहन के लिए कभी कभी एक्सीडेंट और चोट चपेट की घटना, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा की दशा में चोट चपेट की घटनाएं दिख सकती हैं, सावधान रहना होगा। माता और पिता में से माता ज़्यादा अनुभवी नजर आ रही, उनका प्रेम आपके पास ज़्यादा है। पिता थोड़े से घर्षण करने वाले या जिद्दी या अपने मन की करने वाले हो सकते हैं। विद्या अध्ययन इस कुंडली का सामान्यतः ठीक ठाक रहा है, घर्षण के साथ ही पूरा हुआ है, जबकि पूजा पाठ वगैरह में व्यक्ति का मन लगता है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। त्रिनसांसा चक्र के आधार पर आपको सावधान होना चाहिए हड्डियों के रोग से। राहु केतु के साथ द्वितीय भाव में सूर्य में जा रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति के मति को परेशान करते हैं, बहुत सारे विचार दिमाग में बनते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, मेहनत करने की आवश्यकता, पैतृक संपत्ति को और भी ज़्यादा सुरक्षित करने का बल, अपने घर पे आपके जो पुश्तैनी घर है उसकी सुरक्षा करें, नहीं तो वहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति हाथ आजमा लेगा। उसके बाद मेहनत और बढ़ाई जा सकती है, जितना मैंने जो क्षेत्र कहा है उससे संबंधित क्षेत्रों से धन कमा सकते हैं। शनि का प्रभाव चतुर्थ स्थान में, चतुर्थेश का प्रभाव एकादशवें भाव में, इस वजह से मंगल और शनि की दशा के कारण या मंगल और शनि के कारण कई बार व्यक्ति के जीवन में संघर्ष बनते हैं। जीवन में विषम परिस्थितियां इस वजह से बन रही हैं क्योंकि छठे स्थान पे मंगल और शनि दोनों की दृष्टि है, केतु का प्रभाव है। उसके बाद आपकी कुंडली में विद्या, बुद्धि, विवेक, ज्ञान और प्रेम उतना नहीं मिलता है जितना आप चाहते हैं। नौकरी और व्यापार दोनों ही सुरक्षित हैं, प्राइवेट नौकरी और अपना व्यापार। इसके अतिरिक्त आपका कंसंट्रेशन, धर्म को समझने की शक्ति, पुराणों का अध्ययन, रिसर्च करना और परंपराओं में विश्वास करना बहुत अच्छा है। भाग्य का बल थोड़ा कमज़ोर है। बजरंगबली के 12 नामों का उच्चारण नित्य 12 बार करें। गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ नित्य प्रति करें। आदित्य हृदय का पाठ नित्य प्रति करें और रविवार को कम से कम 21 बार करें दिया जला करके। इसके साथ साथ अगर हो सके तो पूर्णिमा का व्रत कर सकते हैं। सूर्य को अर्घ नियमित रूप से दें। मांसाहार का त्याग इस कुंडली के लिए जरूर करना होगा। मांसाहार इस कुंडली के लिए जहर से भी ज़्यादा नुकसान करेगा। इसके अतिरिक्त 3 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। सूर्य का रत्न माणिक भी धारण इस कुंडली में किया जा सकता है। ऐसी कोई बात नुकसान वाली नहीं है। आप प्राप्त तो कर लेंगे जितने के लिए आप आगे बढ़ते हैं, पर संघर्ष जरूर है इस कुंडली में, इतनी बात बनती है। मघा नक्षत्र में दान करें। रोहिणी, भरणी, आर्द्रा, पुनर्वसु और उत्तरा भाद्रपद और श्रवण, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए अच्छे रहेंगे। दिन इस कुंडली के लिए मंगलवार और रविवार का अच्छा रहेगा। गुरुवार भी ठीक है। गेरुआ, पीला और नारंगी रंग अच्छा है। भवन जिसमें आप निवास कर सकते हैं उसके आधार पर मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह उत्तर दिशा के मकान में रह सकते हैं। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली उत्तर दिशा की तरफ जा सकती है। मैत्री धनु और मेष वालों से करें। शत्रुता तुला, कुंभ और मिथुन वालों से न करें। ये आपकी कुंडली है। थोड़ी सी बात मैं दशाओं पे कर दूं क्योंकि कई बार होता है। मंगल आने वाले हैं आपकी कुंडली में 2029 के अगस्त से, तो उस मंगल की दशा में जब कभी भी राहु चले, उस मंगल की दशा में जब कभी शनि चले और उस मंगल की दशा में जब कभी भी शुक्र चले, तो आपको सावधान होना चाहिए आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से। उसके बाद आ जाएंगे आपकी कुंडली में राहु, जो चलेंगे 2036 के अगस्त से। उस राहु की महादशा में राहु का अंतर मतलब 2039 तक। उसके बाद उसी राहु की महादशा में शनि का अंतर, उसी राहु की महादशा में केतु का अंतर और उसी राहु की महादशा में चंद्रमा का अंतर आपको कष्ट देने वाला हो सकता है, जो 2054 तक चलेगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।